नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अजीत पवार की 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति रिलीज होगी। ट्रिब्यूनल बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ, आयकर विभाग ने 2021 में सीज की थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की छठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। इनमें अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां हैं। वहीं दोस्तों, ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश सुनाते हुए कहा कि संपत्तियों को लेकर कोई गैरकानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुओं पर हमले बंद होने तक बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री बैन। असम की बराक घाटी के होटलों का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, असम की बराक घाटी में होटल और रेस्तरां मालिकों ने यह घोषणा कर दी कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमले बंद नहीं हो जाते, तब तक वे बांग्लादेशी नागरिकों को सेवाएं नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों, बराक घाटी असम का एक क्षेत्र है जिसमें कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले शामिल है। यह बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के साथ 129 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने टिकट वितरण में गलती कबूली। बोले 10 से 15 सीटों पर गड़बड़ी हुई। दलाल ने कहा 2025 में बीजेपी सरकार गिरेगी, कांग्रेस आएगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने शनिवार को दिल्ली में तीसरी बार मंथन किया। मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी शामिल हुए। उनका कहना है कि बीमारी के कारण मैं पिछली मीटिंगों में शामिल नहीं हो पाया था। बाबरिया ने आगे बताया कि चुनाव में 10 से 15 सीटों पर टिकट वितरण गलत हुआ है। अगर सब मेरा दोष मान रहे हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकता हूं। मैंने तो अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया था। काउंटिंग के दिन मुझे सुबह ही मैसेज आए थे कि कुछ सीटों पर धांधली हो रही है। वो मैसेज मैंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भेज दिए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंचकुला में बोले जेपी नड्डा 100 दिन है महत्वपूर्ण, शुरू हो गया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त देश अभियान। सीएम सैनी ने कहा 18,000 पंचायतें टीबी मुक्त होंगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर पंचकुला पहुंचे। उन्होंने पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत में तपेदिक टीबी की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने निश्चय मित्रों टीबी चैंपियन को सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आदित्य ठाकरे समेत एमवीए नेताओं ने विधानसभा में किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार। बोले ईवीएम पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने हाल ही में हुए राज्य चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 944 करोड़ की मदद भेजी। फेंगल तूफान के भरपाई के लिए सीएम स्टालिन ने केंद्र से 2000 करोड़ मांगे थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ में से 944 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दे दी। तमिलनाडु में 30 नवंबर को आए तूफान फेंगल ने राज्य को बहुत प्रभावित किया था। केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को भी तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में फेंगल से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भेजा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि आईएमसीटी की रिपोर्ट मिलने के बाद आपदा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन ने 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2000 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता मांगी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एस जयशंकर बोले अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पहले 26/11 हमले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को उरी और बालाकोट का अब जवाब दे दिया है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक निजी कार्यक्रम में भारत की डिफेंस पॉलिसी से लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा है पहले जो हुआ करता था। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन हमने उरी और बालाकोट हमला होने पर पाकिस्तान को जवाब दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महादेव बेटिंग ऐप केस, ईडी ने अटैच की प्रमोटर्स की 388 करोड़ की संपत्ति, अब तक 2295 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी गई है कुर्क। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत एक अस्थायी कुर्क आदेश जारी किया। इसमें महादेव बेटिंग ऐप मामले में 387.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्तियां जब्त की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में चल अचल संपत्तियां भी शामिल है। इनमें मॉरिशस स्थित कंपनी टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से हरिशंकर तंब्रेवाल से संबंधित निवेश भी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट, समाजवादी पार्टी एमवीए से अलग हुई, शिवसेना यूबीटी से कहा आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। जी हां दोस्तों, बाबरी विध्वंस को लेकर शिवसेना के अखबार में दिए गए एक विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट मच गई है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ऐलान किया कि वह महाराष्ट्र में एमवीए से अलग हो रही है। साथ ही यह भी कहा कि शिवसेना और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। दरअसल दोस्तों, शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई दी थी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के करीबी विलंद नावरेकर ने भी इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई। उद्धव के करीबी ने एक्स पर पोस्ट करके मस्जिद के ढहाए जाने की तारीफ भी की। हम एमवीए से अलग हो रहे हैं, मैं इस बारे में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव से बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना यूबीटी ने समर्थन किया। भाजपा बोली विपक्ष को राहुल पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना, यूबीटी के सांसद संजय रावत और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है। रावत ने शनिवार को कहा कि हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदार बने, चाहे वह ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना, हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ बात करने जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली की कानून व्यवस्था बदहाल है, अरविंद केजरीवाल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से लगातार मर्डर की खबरें आ रही है। आज सुबह दिल्ली के शाहदरा में एक बर्तन व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि दिल्ली में कोई भी वर्ग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 20 साल बाद मसूद अजहर के स्पीच देने का दावा, कहा मोदी कमजोर, नेत्यान्यू चूहा, क्या 300 लोग नहीं जो मेरी बाबरी मस्जिद को वापस दिला सकें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के स्पीच देने का दावा किया गया है। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि उसने बहावलपुर की मस्जिद में अपने समर्थकों के बीच भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ स्पीच दी। बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। शुक्रवार को जब इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि अजहर उसके देश में नहीं है। ऐसे में अजहर की स्पीच से पाकिस्तान का दोगलापन उजागर होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुष्पा 2 ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ रुपए कमाए। शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा, भारत में 265 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 2 दिन में ही दुनिया भर में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। वहीं दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 265 करोड़ है। इंडस्ट्री ट्रेकर टेक्निकल्स के मुताबिक हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 ने करीब 131 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने दुनिया भर की कमाई के मामले में शाहरुख खान की जवान और एस राजामौली की फिल्म RRR को पीछे कर दिया है। दरअसल दोस्तों, RRR ने 2 दिन में दुनिया भर में 371.53 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म जवान की बात करें तो इसने 2 दिन में दुनिया भर में 239.47 करोड़ की कमाई की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में, सबसे कम जोजिला में -19 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी समेत 17 राज्यों में कल से कोहरा, 77 ट्रेनें रद्द हुई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने से पारा माइनस में चला गया। जम्मू के 2 और कश्मीर के 9 जिलों में माइनस में पारा रिकॉर्ड किया गया है। जो जिला में सबसे ज्यादा ठंड है, जहां तापमान -19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दरअसल दोस्तों, शोपिया में -4.5 डिग्री, पहलगाम और बांदीपोरा में -4.3 डिग्री टेम्परेचर है। श्रीनगर में भी पारा -4.1 डिग्री सेल्सियस पर
तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में 3.8 डिग्री के साथ पंजाब का आदमपुर सबसे ठंडा रहा। वहीं दोस्तों दिल्ली में आज सुबह 7.1 डिग्री तापमान के साथ सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई। वहीं दोस्तों इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह कोहरा भी छाया रहा। बढ़ते कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे ने 77 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी है। इनमें 36 ट्रेनें दिल्ली डिवीजन की हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तुरंत बंद करो हिंदू विरोधी हमले, अमेरिकी नेता ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में अब पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। अमेरिकी कांग्रेस के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फैली अशांति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने, कानूनी सुरक्षा की गारंटी देने और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को समाप्त करने का आग्रह किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब में बारात लेकर पहुंचा एनआरआई दूल्हा, बेरंग लौटा। मैरिज पैलेस नहीं मिला, दुल्हन भी गायब मिली, मोबाइल नंबर भी बंद मिला, इंस्टाग्राम पर हुआ था प्यार। जी हां दोस्तों, पंजाब में एक एनआरआई दूल्हा बारात लेकर मोगा जिले में आया, लेकिन उसे वहां दुल्हन ही नहीं मिली। यहां तक कि दूल्हे को शहर में वह मैरिज पैलेस भी नहीं मिला जहां उसे बारात लेकर बुलाया गया था। उसने दुल्हन को फोन किया तो उसका मोबाइल नंबर भी बंद मिला। इसके बाद दूल्हे को बेरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल दोस्तों परिजनों के मुताबिक दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया था। इसके बाद दूल्हे ने थाना साउथ सिटी में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस दुल्हन और उसके परिजनों को ढूंढ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूजा स्थल कानून पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनी, सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को पूजा स्थल कानून यानी कि पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहले 5 दिसंबर को ही यह सुनवाई होनी थी। उस दिन सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच को सुनवाई करनी थी, लेकिन बेंच सुनवाई से पहले ही उठ गई थी। अब 12 दिसंबर को सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। दरअसल दोस्तों याचिका दायर करने वालों में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई अन्य शामिल हैं। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कानून के अनुसार पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप वैसा ही रखा जाएगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। भविष्य में भी उन पर विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी, बदमाशों ने मैसेज कर मांगी 50 लाख रुपए रंगदारी। दिल्ली से झारखंड तक पुलिस एक्टिव। जी हां दोस्तों, रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। अपराधियों ने उनके फोन पर मैसेज कर 50 लाख रुपए देने की मांग की है। भेजे गए मैसेज में अपराधियों ने 3 दिन के भीतर पैसे देने को कहा है, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने की भी बात कही गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संजय सेठ संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में थे। उसी दौरान उन्हें धमकी भरा मैसेज मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट स्थल के पास एमडी ड्रग पकड़ी, 2 युवक गिरफ्तार, टिकट की कालाबाजारी के आरोप, सिंगर इंदौर पहुंचे। जी हां दोस्तों, इंदौर में एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ का जिस जगह कॉन्सर्ट होना है वहां से थोड़ी दूरी पर पुलिस ने एमडी ड्रग के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16.4 ग्राम ड्रग बरामद की, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलजीत दोसांझ का इंदौर में शनिवार 8 दिसंबर को लाइव कॉन्सर्ट होना है। वे शनिवार शाम इंदौर पहुंचे। दोसांझ इंदौर एयरपोर्ट से सीधा होटल रवाना हुए। यहां उनका इंतजार कर रहे फैंस को उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल गैस त्रासदी पर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव हुआ पेश, यूनियन कार्बाइड डाउ मुआवजा दे, 3 दिसंबर राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस घोषित करें। जी हां दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर अमेरिकी संसद में 3 दिसंबर को राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव सीनेटर जेफ मर्कले और प्रतिनिधि सभा की सदस्य प्रमिला जयपाल और रशीदा तलेब ने पेश किया है। वहीं दोस्तों जयपाल ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। सन 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। त्रासदी में 22,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग हुआ शुरू, इमरजेंसी लगाने पर विपक्ष का एक्शन, सत्ताधारी पार्टी से 8 वोटों की जरूरत।
जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल को हटाने के लिए महाभियोग पर वोटिंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर को विपक्षी पार्टी पर नॉर्थ कोरिया से साठगांठ करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ गया था। राष्ट्रपति यून को पद से हटाने के लिए 200 वोटों की जरूरत होगी। विपक्षी पार्टियों के पास 192 सांसद हैं, यानी कि सत्ताधारी पार्टी से मात्र 8 वोट चाहिए। हालांकि शनिवार को महाभियोग पर वोटिंग से पहले सत्ताधारी पार्टी के 108 सांसदों में से 107 ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इनमें से 3 सांसद वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ संसद के बाहर भीड़ सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को वापस सदन में जाने के लिए नारे लगा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर चले ईंट पत्थर, मस्जिद के पास पथराव, लोग बोले बच्चों को गोद में लेकर भागे, हमले की पहले से थी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में शुक्रवार को राम विवाह की झांकी पर बाजितपुर की एक मस्जिद के पास पथराव किया गया। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। विवाह पंचमी के मौके पर तरोनी गांव से झांकी निकली जा रही थी, तभी वहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उन्होंने एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके। झांकी को तरोनी के बाजितपुर में स्थित मस्जिद तक जाना था, फिर मस्जिदपुर से इसकी वापसी होनी थी। जैसे ही झांकी मस्जिद के पास पहुंची, उसे रोका गया और पथराव कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डे नाइट टेस्ट का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। भारत 29 रन से पीछे, स्कोर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कमिंग्स बोलार्ड को 2-2 विकेट मिले, हेड की सेंचुरी। जी हां दोस्तों, एडिलेड में डे नाइट टेस्ट का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। स्टंप्स तक भारत ने दूसरी पारी में 128 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी नॉट आउट लौटे। टीम अब भी 29 रन से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और स्कॉट बोलेट ने 2-2 विकेट लिए हैं। वहीं दोस्तों, शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ने 86 रन 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। मार्नस लाबुशेन ने 64 और ट्रेविस हेड ने 140 रन बना दिए। टीम ने 337 रन बनाए और पहली पारी में 157 रन की बढ़त भी बना ली। भारत से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मृत महिला के परिवार को 25 लाख रुपए देंगे अल्लू अर्जुन, बोले घटना से दुखी हूं। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ था हादसा। जी हां दोस्तों, फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में मृत महिला के परिवार को एक्टर अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए की मदद देंगे। उन्होंने मृतक रेवती के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अल्लू ने कहा कि वे इस घटना से दुखी हैं, घायलों का इलाज भी अपने खर्च पर कराएंगे। दरअसल दोस्तों, एक्टर अल्लू अर्जुन बुधवार रात हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंच गए थे। उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहां अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें रेवती की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में रेवती का 9 साल का बेटा श्रीतेज भी शामिल था। मृतक के पति भास्कर का कहना है कि पत्नी और बेटे की हालत के जिम्मेदार सिर्फ अल्लू अर्जुन है। अगर उनकी टीम ने थिएटर आने वाली बात पुलिस को बताई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऐश्वर्या अभिषेक ने लगाया तलाक की खबरों पर विराम। श्वेता पाई की स्टार स्टड शादी में 7 शामिल हुए, 7 क्लिक करवाई फैमिली फोटो भी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दिनों तलाक की खबरों के चलते दुनिया भर में सुर्खियों में है। हालांकि कपल ने अब साथ में पब्लिक अपीयरेंस देकर इन खबरों पर विराम लगा दिया है। कपल हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भुजंग पाई की बेटी श्वेता पाई की शादी का हिस्सा बने थे, जहां से उनकी फैमिली फोटोज भी सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन न्यू वर्ल्ड कपल के साथ फैमिली फोटो क्लिक करवाते नजर आए हैं। साथ ही कपल ने डॉक्टर भुजंग पाई और उनकी पत्नी के साथ भी पोज दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दीपिका ने दिलजीत के कॉन्सर्ट में ली सरप्राइज एंट्री, गले भी लगाया। सिंगर ने कहा, कभी सोचा नहीं था इनको पास से देख पाऊंगा। जी हां दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने शुक्रवार रात बेंगलुरु में दिलजीत दोसांझ के दिल ल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट में सरप्राइज एंट्री ली। पहले उन्होंने आम फैन के जैसे कॉन्सर्ट को दूर बैठकर एंजॉय किया, फिर सिंगर ने उन्हें स्टेज पर बुला लिया, जहां दोनों थिरकते दिखे। इस दौरान सिंगर ने दीपिका की तारीफ भी की। बेटी दुआ के जन्म के बाद दीपिका पादुकोण का यह पहला पब्लिक अपीयरेंस था। दरअसल दोस्तों, 8 सितंबर को उन्होंने बेटी को जन्म दिया था। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए मां बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी। रणवीर दीपिका ने पोस्ट में लिखा था कि वेलकम बेबी गर्ल 8/9/2024। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली के लिए कल किसानों का पैदल मार्च, किसान नेता पंढेर बोले सरकार ने नहीं दिया बातचीत का न्योता। जी हां दोस्तों, आंदोलनरत किसान शंभू बॉर्डर से रविवार को फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज हमारे विरोध प्रदर्शन के 299 दिन पूरे हो गए हैं और कल हम 300 दिन पूरे कर लेंगे। आज हमने घायल किसानों से मुलाकात की, जिनमें से एक की सुनने की शक्ति चली गई है। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को हरियाणा पुलिस से हुई झड़प में 16 किसान घायल हुए हैं और अगर हम मामूली रूप से घायलों को भी शामिल करें तो यह संख्या करीब
करीब 25 हो सकती है। शंभू बॉर्डर पर एसकेएम और केएमएम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसमें पंडेर ने कहा कि अभी तक हमें केंद्र सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। कल एक बार फिर 101 किसानों का प्रतिनिधिमंडल दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में स्थित है? अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।